तो डियर हम लोग जो है सब्जेक्ट पढ़ेंगे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एंड साइंस। ये एक प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर है, हो सकता है क्योंकि आप इस कोर्सेज में हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, डेफिनेटली आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तभी आप इस चीज़ को जो है ज्वाइन किए हैं। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस, इसको समझने से पहले हम लोग जो है यहाँ पे समझते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। रिमोट सेंसिंग का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंसेज के बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग समझने से पहले हम लोग एक टर्म और होता है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी जो टर्म होता है ये मॉडर्न टूल्स का जो है रेंज को जो है डिस्क्राइब करता है, जो कि जियोग्राफिक मैपिंग और अर्थ और ह्यूमन सोसाइटीज़ के एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है ना। ह्यूमन सोसाइटीज़ और जो मैप होता है जियोग्राफिक मैप, उसको बनाने के लिए जिस टूल्स का यूज किया जाता है मॉडर्न यानी आजकल जो यूज किए जाते हैं, उसको जो है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी जो है कहा जाता है। जो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है इसमें कई सारे टेक्नोलॉजी जो है आते हैं, जिसमें रिमोट सेंसिंग, GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सर्वे और 3D मॉडलिंग। ये 5 तरीके का टेक्नोलॉजी जो है हमारा आता है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में है? GIS के बारे में पढ़ना है, और रिमोट सेंसिंग के बारे में, और GNSS के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये 3 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं रिमोट सेंसिंग की। तो रिमोट सेंसिंग जो है ये वैसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और एनालाइज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिनोमेनन को बिना कोई फिजिकल टच के, है ना, बिना कोई फिजिकल टच के। तो वो टेक्नोलॉजी जो है हमारा रिमोट सेंसिंग जो है कहलाता है। लेकिन ये जो फिजिकल टच होता है, कई बार आपको माइंड में ये सवाल आ सकता है कि सर फिजिकल टच ही नहीं ना करना है क्या? मान लो कि यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पे कहीं पे खड़ा हूँ और ये मुझसे जो है कितना मीटर? 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। क्या इसको हम लोग रिमोट सेंसिंग कहेंगे? क्या इसको हम लोग रिमोट सेंसिंग कहेंगे? तो डेफिनेटली इसको हम लोग रिमोट सेंसिंग कहेंगे। कब कहेंगे? जब इस ऑब्जेक्ट का डाटा हम लोग अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना, एक सैटेलाइट वगैरह का कैमरा से प्राप्त करेंगे। अगर इस ऑब्जेक्ट का पिक्चर्स, है ना, या इंफॉर्मेशन, हम यहीं पे 2 मीटर की दूरी पे ही खड़ा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो है हम लोग जो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, किसकी मदद से प्राप्त कर रहे हैं? सैटेलाइट की मदद से प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग उसको जाकर टच करके, छू कर, महसूस कर नहीं कह रहे हैं कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट जो है पानी है या कुछ है, नहीं। जो इन्फॉर्मेशन हमें सैटेलाइट से के द्वारा मिल रहा है, जियोग्राफी के द्वारा, है ना, इसके जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो अगर सैटेलाइट के थ्रू मिल रहा है तो हम लोग उसको रिमोट सेंसिंग कहेंगे, कितना भी नज़दीक क्यों ना हो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हम अपने सिस्टम से प्राप्त कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन न्यूमरस फील्ड लाइक जियोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, ग्लेशियोलॉजी, जियोलॉजी। तो इस तरीके से कई सारे फील्ड्स में ये जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है इसका यूज किया जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है एक्वायर करता है और इंटरप्रेट करता है नॉन इमीडिएट जियोस्पेशियल डाटा को, है ना। जो नॉन
इमीडिएट जियोस्पेशियल डाटा है उसको इंटरप्रेट करता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, सैंपल्स होते हैं, उसको ये क्या करता है, एक्वायर करता है, और उसकी मदद से ही एक प्रॉपर जो है इमेजिंग जो है फॉर्म करता है, और उससे जो है हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन जो है मिलते हैं। बात किया जाए हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग की, तो इंडिया में है ना, इन इंडिया यहाँ पे लिख लो, इन इंडिया है ना, इंडिया का में रिमोट सेंसिंग का हिस्ट्री क्या रहा है वो बात करते हैं। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसीज NRSA जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम NNRMS बनाए गए थे। लॉन्च किया गया था 2 एक्सपेरिमेंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भास्कर 1 और भास्कर 2। भास्कर 1 जो है 1979 और भास्कर 2 जो है 1981। ये 2 एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है लॉन्च किए गए थे। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A यानी IRS ना, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है 1A इन मार्च 1988 दिस कैरीड 2 कैमराज, ये 2 कैमरा कैरी करता है, लीस 1 LISS लीस 1 और लीस 2। अ सीरीज ऑफ IRS सैटेलाइट यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वर लॉन्च्ड, वो लॉन्च किया गया था कब, 1990 में। ठीक है, ये जो सीरीज था वो। तो यहाँ पे LISS का मतलब होता है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर, लीस का जो है फुल फॉर्म होता है। हमारे इंडिया में 11 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं। कितने हैं ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं? EOS 4 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4, जिसको जो है रीसैट 1A कहा जाता है, ये 14 फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, यानी छोड़ा गया था। प्रिंसिपल की बात किया जाए, सिद्धांत की किस बेसिस पे जो है रिमोट सेंसिंग वर्क करता है, तो रिमोट सेंसिंग जो है ये डिटेक्ट करता है एंड डिस्क्रिमिनेशन करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट्स है, सरफेस फीचर्स क्या है, मीन्स डिटेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड और इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट सरफेस मटेरियल्स, है ना। कोई भी मटेरियल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट्स क्या एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है और क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो भी रेडिएंट होंगे, मैंने मान लो कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, पहले सूर्य का प्रकाश आया है ना, तो सूर्य का प्रकाश आया, इस ऑब्जेक्ट से टकराया, तो इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद कई सारी चीज़ें हो सकती है इस ऑब्जेक्ट के साथ। या तो ये ऑब्जेक्ट इस रेडिएंट को एब्जॉर्ब कर ले, है ना, और एब्जॉर्ब करके अपने आप में रिएक्शन करे, और रिएक्शन करने के बाद ये दूसरे तरीके का जो है एनर्जी जो है प्रोवाइड करे। या फिर क्या हो सकता है कि ये सोलर एनर्जी आया, जैसा आया था वैसा ही रिफ्लेक्ट कर दे। या फिर कई बार क्या होता है कि ये आया और नीचे ही चला गया, ये वापस गया ही नहीं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल्स और उसके सरफेस के ऊपर कि वो किस तरीके के एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। उसी से जो है हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं और रिकॉर्ड कर पाते हैं कि भाई किस तरीके का जो है हमारा मटेरियल है। ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रिटर्न डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट बैंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंसिडेंट अपॉन इट, है ना। जो भी एनर्जी आ रहे हैं, अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके से जो है एनर्जी को रिलीज करते हैं। कब, जब इंसिडेंट हो जाता है, यानी टकराने के बाद ये फेनोमेनन जो है देखने को मिलता है। तो अलग अलग बैंड में भी होता है, मतलब कोई अगर बहुत तेज आया तो बहुत तेज जाएगा, लेकिन कोई बहुत स्लो आया वो बहुत स्लो जाएगा, या हो सकता है जाएगा ही नहीं। कोई मीडियम स्पीड से आया, टकराने के बाद एब्जॉर्ब हुआ तो वो और कम स्पीड्स के साथ जा रहा है। तो ये हो सकते हैं, वो अलग अलग तरीक़ाएँ जो है आपकी हो सकती है। इट
डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस कि किस तरीके का जो है हमारा हो रहा है ना, कैसा मटेरियल्स है उसके ऊपर। कई बार हमारा अर्थ सरफेस भी जो है उस एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको समझ में आया हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग बैंड के साथ जो है रिलीज करेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो डिपेंड करता है कि मटेरियल का कैसा प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ कैसा है, केमिकल कैसा है, फिजिकल कैसा है, सरफेस रफनेस कैसा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंटेंसिटी क्या है, और वेवलेंथ रेडिएंट एनर्जी का क्या है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। देखो एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच इंटू म्यू। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू एनर्जी, एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, और वी इज इक्वल टू या म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है हमारा होता है। फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है सी बाई लैम्डा। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा जो है वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी जो है डिपेंड करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी जो है कम होगा, अगर लैम्डा कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा। तो मतलब एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शन जो है यहाँ पे होगा। स्पीड ज़्यादा होंगे एनर्जी ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगा एनर्जी कम होगा। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हो। तो आई होप कि आज का सेशन जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और रिमोट सेंसिंग के आगे और भी 2-3 वीडियोज़ में हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोज़ बनाने का हमारा मकसद ये रहता है कि आप एक बार में कुछ टॉपिक समझें और उसके बाद कुछ रिलैक्स करें, क्योंकि आराम करना ज़रूरी है यार। क्योंकि आप दिन रात पढ़ते जाओगे, माइंड में घुसेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो माइंड में आपको हर चीज़ों को समझना ज़रूरी है ना। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हो, डेट्स फाइन, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू। अब हम लोग रिमोट सेंसिंग में बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो रिमोट सेंसिंग का क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, किस तरीके का एनर्जी रिसोर्सेज है हमारा सैटेलाइट के पास, उसके ऊपर जो है 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है हमारा रिमोट सेंसिंग को। पहला होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग और दूसरा होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग में जो सेंसर्स लगे हुए होते हैं सैटेलाइट में, वो क्या करता है कि कोई भी एनर्जी को जो है रिलीज़ नहीं करता है। जो नेचुरल सोर्सेज से जो एनर्जी प्राप्त होते हैं, रेडिएशंस प्राप्त होते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद या इमिट होने के बाद किसी भी मटेरियल या सरफेस से, है ना, उसी को ये डिटेक्ट करता है और उसी के अनुसार क्या करता है, मैनिपुलेट करता है कि हाँ इस तरीके का एनर्जी जो है हमारे पास आ रहा है। लेकिन वही हमारा एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि जो सेंसर्स होता है वो अपना एनर्जी रिलीज़ करता है, और वो एनर्जी जो वो अपने एनर्जी को रिलीज़ किया वही एनर्जी उसको जो है मिलता है। तो वो बताता है कि हाँ भाई इस तरीके का ऑब्जेक्ट जो है इसका ये प्रॉपर्टीज़ है, ये जो है हमें वहाँ से क्या होता है पता चलता है। ओके, तो ये 2 तरीके का था। जो पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है उसमें सन रेडिएशन, अर्थ थर्मल इमिशंस, ये जो है हमारा होता है ना। इसके कारण से जो है हमें सेंसर जो लगे होते हैं सैटेलाइट्स पे, वो जो है बताता है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही है। लेकिन जो पैसिव होता है उसमें रडार, लीडार, ये सभी जो है अपना एनर्जी सोर्स जो है जनरेट करता है आर्टिफिशियली, है ना, और उससे जो है वो अपना डिटेक्ट करता है कि किस तरीके का जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है। फिर हमारा वेवलेंथ के बेसिस पे भी जो है रिमोट सेंसिंग को डिफाइन किया जाता है। विजुअल एंड रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग, थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। तो इस तरीके से 3 तरीके का जो है हमारा वेवलेंथ के बेसिस पे जो है रिमोट सेंसिंग होते हैं। वेव्स के बारे में बात किया जाए तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल
वेव, गामा रेज, इन सभी का अगर फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे अगर हम लोग इसका यूज करें तो इधर से इधर जाते हैं जैसे जैसे, तो वैसे वैसे जो है फ्रीक्वेंसी तो बढ़ता है, लेकिन इसमें जो वेवलेंथ होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। यहाँ पे ये इंक्रीज होता है और ये जो है डिक्रीज करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो जनरली जो यूज करते हैं वेव्स या रेज, वो हम लोग मेनली ये यहाँ तक ही यूज करते हैं। माइक्रोवेव से इंफ्रारेड और विजुअल, यही तीन वेव्स या रेज का जो है यूज करके हम लोग अपने जो भी यूटिलिटीज़ हैं बेसिकली, क्योंकि ये जो है नहीं ज़्यादा कम वेवलेंथ है, नहीं ज़्यादा है, मीडियम वाला है ना। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा तो इधर रेडिएशन ज़्यादा हो, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम लोग मॉडरेट वाला यूज करते हैं। एलिमेंट की बात किया जाए रिमोट सेंसिंग के, तो रिमोट सेंसिंग के जो है यहाँ पे टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है एनर्जी सोर्स, दूसरा होता है रेडिएशंस एंड एटमॉस्फेयर, तीसरा होता है इंटरैक्शंस विद टारगेट, चौथा होता है रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर्स, पांचवा होता है ट्रांसमिशन एंड रिसिप्शंस, छठा होता है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस और सातवां होता है एप्लीकेशन। ठीक है, इसका फिगर की मदद से चलो हम लोग समझते हैं कैसे होगा। देखो, मान लो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें क्या है, सैटेलाइट लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है ना, सेंसर कह सकते हो, सैटेलाइट में ही सेंसर लगा होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मान लो कि सन है ना, सन है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या कर रहा है, तो ये पहला हो गया है ना, पहला एनर्जी सोर्स। दूसरा ये जो है यहाँ से क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है अपने एनर्जी को, है ना, तो ये बी पॉइंट हो गया। जब ये आ रहा है तो एटमॉस्फेयर से होते हुए आ रहा है और इस पे जो है टकरा रहा है ना। जब टकरा जा रहा है इस पे तो इंसिडेंट हो जा रहा है, तो उसको कहते हैं इंटरेक्ट विद टारगेट, टारगेट से जो है जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा सी, है ना, ये हो गया सी। फिर रिकॉर्डिंग द एनर्जी बाय सेंसर, और ये जो है फिर रिफ्लेक्ट होगा और सेंसर्स के पास जाएगा। तो जब सेंसर्स के पास जाएगा तो ये हो जाएगा डी, है ना, सेंसर्स के पास चला जाएगा। उसके बाद ट्रांसमिशन एंड रिसिप्शंस, है ना, और ये जो सेंसर्स है ना, ये जाने वाला जो प्रक्रिया है एनर्जी, ये होता है डी, और ये जो चला गया, जो प्राप्त हो गया सेंसर्स के द्वारा, तो ये ई हो गया। और ये जो सेंसर्स को जो एनर्जी मिला, ये मान लो कि यहाँ पे इंटरप्रेट हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है ना, तो ये हो गया एफ। और जब इसका इंटरप्रिटेशन हो गया तो इसका या तो एग्रीकल्चरल यूज होगा या फिर किसी न किसी मॉनिटर पे जो है उसको डिस्प्ले किया जाएगा, जो भी डाटा हमें मिला एनालिसिस के बाद, तो उसका जिस तरीके का यूजेज होंगे उसके अनुसार जो है हम लोग उसका यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको समझने हैं और इजी है यार, आप आराम से जो है समझ सकते हो। एक बार बस थोड़ी मेहनत कर लोगे, बस आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम है, इजी है, ठीक है। आप एक बार पढ़ लोगे, आपको जो है समझ में डेफिनेटली आ जाएंगे। और इसको जो है, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, आपको बस रिवीजन करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा जो है आप इसमें बेटर कर पाओगे। रिवीजन नहीं होगा आप बेटर नहीं कर पाओगे, ये चीज़ जो है याद रख लो, ठीक है। तो रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है, मस्ट है किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए। रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा जो है आपको याद होंगे, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट कौन कौन होते हैं रिमोट सेंसिंग के। तो पहला कंपोनेंट होता है प्लेटफॉर्म टू होल्ड इंस्ट्रूमेंट, है ना, सेंसर्स वगैरह को होल्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, प्लेटफॉर्म होने चाहिए। टारगेट एंड ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट का जो है हमें जो है टारगेट करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तीसरा इंस्ट्रूमेंट और सेंसर्स, है ना, जो इंस्ट्रूमेंट और जो सेंसर्स होते हैं जो ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके का ऑब्जेक्ट्स है, वो हमें जो है पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ जो है हमें हो रहा है, ओके। तो आई होप कि आज का सेशन जो है आपको समझ में आया हो। आगे और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
अब हम लोग रिमोट सेंसिंग में जो है मेजर सेंसर्स ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में बात करेंगे। सेंसर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। सेंसर जो है एक तरीके का डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है ऑब्जर्वेशंस के लिए और यूजेस सैटेलाइट एज ए प्लेटफॉर्म एंड ऑब्जर्व लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के लार्ज एरियाज को जो है कवर किया जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके। और ये जो सेंसर्स होते हैं वो उसको सैटेलाइट में जो है ऐड किए हुए रहते हैं, जो कि सैटेलाइट जो होता है वो एज ए प्लेटफॉर्म के जैसा काम करता है। ठीक, इसमें जो है कैमरा होते हैं, माइक्रोवेव रेडियोमीटर्स और स्कैनर्स होते हैं, लेजर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स, रडार सिस्टम, सोनार, थर्मल डिवाइसेस, सीस्मोग्राफ्स, मैग्नेटोमीटर्स, सेंटिलोमीटर्स। तो इस तरीके से जो है हमारे जो सेंसर्स होते हैं वो लगे होते हैं। टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में बात किया जाए तो थीम बेस्ड सैटेलाइट की बात किया जाए तो 3 तरीके का जो है थीम बेस्ड सैटेलाइट्स होते हैं। पहला होता है लैंड रिसोर्स बेस्ड सैटेलाइट, दूसरा होता है ओशियन रिसोर्स बेस्ड सैटेलाइट और तीसरा होता है लार्ज स्केल मैपिंग सैटेलाइट। जो लैंड रिसोर्स बेस्ड सैटेलाइट होते हैं वो होता है रिसोर्स सैट, जिसको रीसैट कहा जाता है। वही अगर हम लोग ओशियन रिसोर्स बेस्ड सैटेलाइट की बात किया जाए तो उसमें ओशियन सैट होता है, जो कि अभी इंडिया और फ्रांस के द्वारा जो है सोरल सैटेलाइट जो है लॉन्च किए गए थे। उसके बाद लार्ज स्केल मैपिंग सैटेलाइट जो है कार्टोसैट-3 जो है आपका इसका एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटर्स की बात किया जाए रिमोट सेंसिंग का तो सबसे पहला सेंटर्स है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स, जिसको NRSC कहा जाता है। ये हैदराबाद में लोकेटेड है और हैदराबाद जो है तेलंगाना का राजधानी है यहाँ पे। वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस NRSC मैनेजेस डाटा फ्रॉम एरियल एंड सैटेलाइट सोर्सेज। एरियल और सैटेलाइट सोर्सेज जो है ये डाटा को जो है प्राप्त करता है और इस डाटा को कौन यूज करता है तो इसरो जो है इस डाटा का यूज करता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात किया जाए तो 1974 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है ना, हैदराबाद तेलंगाना में है। दूसरा आपका सेंटर्स है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IRSS। ये जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए या हायर एजुकेशंस के लिए और ट्रेनिंग के लिए इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग के लिए, है ना। रिमोट सेंसिंग फील्ड में अगर कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है या उस फील्ड में ट्रेनिंग करना चाहता है तो उसके लिए जो है ये आपका इंस्टीट्यूट्स है और इसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स और GPS टेक्नोलॉजी के लिए भी जो है पढ़ाई करवाई जाती है, सिर्फ रिमोट सेंसिंग ही नहीं। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 1966 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर जो है देहरादून उत्तराखंड में जो है आपका इसका हेड क्वार्टर है। एप्लीकेशंस की बात किया जाए रिमोट सेंसिंग की तो रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन कई सारे फील्ड्स में किए जाते हैं, जैसे वेदर को चेक करने के लिए कि किस तरीके का वेदर वगैरह हमारा जो है ना। फिर फॉरेस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड में, सरफेस चेंजेस फील्ड में, बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में जो है इन सभी जगह पे जो है हमारा क्या होता है इसका यूज़ जो है किया जाता है रिमोट सेंसिंग का, जिसमें कुछ प्राइमरी जो एप्लीकेशंस होते हैं हमारे रिमोट सेंसिंग के उसके बारे में बात किया जाए तो इसका प्राइमरी जो एप्लीकेशंस होते हैं रिमोट सेंसिंग का वो होता है कलेक्टिंग अर्थ पिक्चर्स फ्रॉम स्पेस। स्पेस से जो है अर्थ का पिक्चर्स प्राप्त करना, जो कि लैंड सैट जो सैटेलाइट्स होते हैं उसकी मदद से किया जाता है। डिटेक्टिंग लैंड यूज एंड लैंड कवर, कितना लैंड यूज हो गया या कितना कवर हो गया है, कितना अभी बाकी है, कहाँ पे कैसे क्या करना है, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे जो है हम लोग समझेंगे। उसके बाद ऑब्जर्विंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट किस तरीके का है, और ये जो रिमोट सेंसिंग से जो भी डाटा हमें मिलता है ना वो मात्र 10% ही जो है हमारा एक्यूरेट होता है। कितना होता है? 10% ही हमारा जो है एक्यूरेट होता है
इससे ज़्यादा एक्यूरेसी जो है हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि सारी चीज़ें सैटेलाइट के थ्रू जो है हमें ये डाटा जो है मिलती है, इसलिए जो है हम लोग जो है यहाँ पे बोलते हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ जो है आपको समझना है, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। इसलिए आप टीवी वगैरह में जब भी न्यूज़ आते हैं तो बताया जाता है कि संभावना है कि आपका जो है 10 तारीख से बारिश होगी या 15 तारीख से बारिश होगी, या संभावना है कि 10 दिनों तक जो है बारिश चलता रहेगा। तो इस तरीके की क्या होता है, संभावनाएं जो है बताई जाती है, कोई भी डिफिनिट चीज़ें जो है नहीं बताया जाता है कि हाँ आपका जो है बारिश हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कभी नहीं बताया जाता है कि आपका जो है बारिश हो ही जाएगा, हमेशा जो है संभावनाएं बताई जाती है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो है संभावनाएं बताई जाती है, कभी भी खुलकर नहीं बोल दिया जाता है कि हाँ भाई कल एकदम बारिश होगा तो होगा, है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं, कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटिंग प्रिडिक्टिंग पोटेंशियल लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड्स के बारे में आप देख रहे हैं, अभी जो जोशीमठ जो उत्तराखंड में है उसमें कई सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह काम किए जा रहे हैं, है ना। तो कई सारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क किए जा रहे हैं, तो उसके कारण से आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ में आ रहे हैं कि 2 मीटर जो है लैंडस्लाइड्स हो गए, है ना, 3 मीटर लैंडस्लाइड्स हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपका जो है देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो है आपका यहाँ पे उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कि कहाँ पे लैंडस्लाइड्स होगा या कहाँ पे आने वाले समय में हो सकता है, कहाँ पे हो रहा है, इन सभी के बारे में जो है हमें पता चलता है। उसके बाद कंप्यूटिंग स्नो पैक्स, है ना, कितना स्नो पैक्स आ रहे हैं, है ना, वो चीज़ को भी जो है कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लीडार की मदद से इसको जो है चेक किया जाता है। उसके बाद है क्रिएटिंग बेस मैप फॉर विजुअल रेफरेंस, जैसे गूगल मैप, है ना। मिनरल एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट कहाँ पे है उसको भी पता लगाने के लिए जो है हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। रिमोट सेंसिंग का अगर बात किया जाए एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करने का, तो किस तरीके का क्रॉप कंडीशंस क्या है उसको पता लगाने के लिए, कौन सा फार्मिंग हम लोग किस एरिया में करेंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कितना है उसको डिटरमाइन करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्ट करने के लिए, है ना, क्रॉप डैमेज कितना हुआ, क्या प्रोग्रेस है उसको चेक करने के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर जो है कंडीशन के अनुसार जो देखते हुए एनालिसिस करके जो है किसानों को जो है मुआवजा देती है ना। क्रॉप आइडेंटिफिकेशंस, क्रॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा क्रॉप लगाया जाए ताकि वो बेटर रिजल्ट हमें देगा। क्रॉप कंडीशन एनालिसिस और स्ट्रेस डिटेक्शंस, ड्राउट मॉनिटरिंग। मान लो कि अगर यहाँ से जो है नदी जा रही थी, ठीक है, नदी जा रही थी, यहाँ पे कोई जो है खेत कर रहा है आसपास में, है ना, तो इधर कोई खेत कर रहा है, इधर कोई खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड है, तो यहाँ पे मान लो कि जो है उगा दिया क्या, राइस, मतलब धान जो है उगा दिया। तो धान जब इसमें डाल दिया तो जो आपको पता है कि धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा बारिश पानी की ज़रूरत है, और जो है प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 1 महीना के अंदर जो है ये क्या हो जाएगा, नदी जो है सूख जाएगा या पानी बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि इस एरिया में जो आप धान ना उगाएं, कुछ वैसे क्रॉप्स को जो है उगाएं जो कि कम पानी में जो है हो जाए, क्योंकि ये नदी जो है बहुत जल्द जो है सूखने वाली है। तो इस तरीके की जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो आपके जो है किए जाते हैं, है ना, ड्राउट मॉनिटरिंग के थ्रू। ये सारे जो है रिमोट सेंसिंग की मदद से किए जाते हैं। फिर क्रॉप की हेल्थ की, मान लो कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं आकर खा रहा है, तो इन सभी को मॉनिटर करने के लिए भी जो है रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। आई होप कि आज का जो सेशंस था ये आपको जो है समझ में आया हो रिमोट सेंसिंग, और एक शॉर्ट डिटेल्स जो है मैंने आपको यहाँ पे रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको दिया। और अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड, तो आप हमें जो है ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी जो है बेटर सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड किया जा सके, है ना। क्योंकि अगर आपको बेटर सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर कैसे होगा, है ना। तो आपको एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए जो है आपको सारी चीज़ें जो है समझना ज़रूरी है। और अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए जो है यूजफुल होंगे। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आए हो। और कोई डाउट्स आता है तो चैट बॉक्स में आप ज़रूर बताओ डियर, क्योंकि आपका मैसेज, आपका रिक्वेस्ट ही हमें जो है और बेटर करने के लिए जो है मोटिवेट करता है। तो आप जितना ज़्यादा आप हमें बताओगे,
हमें अच्छा लगेगा और हम उसी तरीके से जो है मोटिवेट भी करते रहेंगे। और जैसे जैसे मैं मोटिवेट होऊंगा आपको जो है और बेटर कंटेंट आपको जो है मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश जो है करूँगा। ओके, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो डियर, हम लोग जो है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस, ये जो सब्जेक्ट्स है बीटेक 7th सेमेस्टर में प्रोग्राम इलेक्टिव है, इसको समझने से पहले मैंने ऑलरेडी आपको जो है रिमोट सेंसिंग के बारे में समझा दिया है और आपने देखा भी होगा। अगर देख लिया है तो अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट में बताया, ज़्यादा डिटेल में मैंने रिमोट सेंसिंग के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में बताता तो कम से कम 20-25 लेक्चर्स तो उसमें जाते ही एक सब्जेक्ट, एक मतलब एक चैप्टर को समझने के लिए। बट उतनी डिटेल में हम लोग नहीं गए। हाँ, बट जीआईएस को हम लोग डिटेल में समझेंगे। जीआईएस और जीपीएस का इंटीग्रेटेड सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, जीपीएस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आने वाली हमारी अपकमिंग वीडियोस में समझेंगे, जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जीआईएस। जीआईएस होता क्या है? तो जीआईएस जो है इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक टूल्स है जिसकी मदद से जो भी स्पेशल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी स्पेशल इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं, उसको कैलकुलेट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। पीपल क्या करते हैं, लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उसको कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो ये जो भी प्रोसेस है इसी को जो है डाटा कहा जाता है। ये जो डाटा होता है, डाटा को जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर्स की मदद से लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। जो जीआईएस है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, जो कि सिस्टम है सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, डाटा का, पर्सनल का, that makes it possible to enter, manipulate, analyze and present data and the information that is tied to location on the earth surface। GIS की मदद से ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा और पर्सनल का एक सिस्टम है जिसमें जो भी हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है ना, उस इंफॉर्मेशंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में डालते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है अर्थ सरफेस में किसी भी चीज़ का लोकेशंस को क्या करते हैं, पता लगाते हैं। जीआईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टूल्स। ये कंप्यूटर बेस्ड टूल्स होता है जिसमें मैपिंग और एनालाइजिंग किया जाता है। कोई भी एग्जिस्टिंग अर्थ सरफेस पे या तो कुछ है या होने वाला है ना, कुछ घटनाएं वगैरह हो रही है या होने वाली है, तो उसको जो है हम लोग एनालाइज करते हैं या मैपिंग करते हैं। किसकी मदद से? कंप्यूटर की मदद से। कंप्यूटर में क्या रहता है, हमारा सॉफ्टवेयर। किस चीज़ का सॉफ्टवेयर? जीआईएस का। ठीक है। जो जीआईएस है ये हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन मैप फीचर, मैप फीचर्स के साथ स्पेशल जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है उसको बताने के लिए। लिंक अ स्पेशल डाटा विद जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर फीचर ऑन मैप। मैप पे कोई पार्टिकुलर फीचर्स को दिखाने के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशंस का स्पेशल डाटा के साथ क्या किया जाता है, लिंकिंग किया जाता है। जो जीआईएस होते हैं उसका यूज़ किया जाता है डिफरेंट लेवल ऑफ प्लानिंग, एक्सरसाइजेज, ट्रांसपोर्ट मॉडलिंग, पॉल्यूशन मॉडलिंग, लैंड रेवेन्यू एक्सरसाइजेज, एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज, ग्राउंड वाटर कॉन्टूरिंग एंड अदर जियोग्राफिकल रिलेटेड स्टडीज़। इन सभी फील्ड्स में अलग अलग चीज़ों में जो है हम लोग जीआईएस का यूज करते हैं। इसके एप्लीकेशंस के बारे में आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस होगी उसमें हम लोग और डिटेल में समझेंगे। स्टेजेस ऑफ जीआईएस डेवलपमेंट या इवोल्यूशन ऑफ जीआईएस की बात किया जाए कि कैसे डेवलप किया गया, तो एडवांसमेंट इन जीआईएस वर रिजल्ट द सेवरल टेक्नोलॉजी। कई सारे टेक्नोलॉजीज़ के कारण से जो है ये जो जीआईएस का जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ। इसमें सबसे पहला जो है आपका डाटाबेस का डेवलपमेंट हुआ।
फिर कंप्यूटर मैपिंग, रिमोट सेंसिंग, प्रोग्रामिंग, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर साइंस। ये जो कुछ टेक्नोलॉजी है, इन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने के कारण से जो जीआईएस है उसमें एडवांसमेंट आया, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है हमें देखने को मिला। जो पहले अर्लियर जो स्टेज था हमारा जीआईएस का, वो था पेपर मैपिंग, है ना। क्या था? पेपर मैपिंग। यहाँ पे पेपर कर लीजिएगा, प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे पेपर है, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा गया। पेपर मैपिंग, पेपर मैपिंग एनालिसिस होता था कब? 1850 में या उससे पहले। उसके बाद 1850 से 1960 तक डार्क एज रहा। क्यों? क्योंकि उस दौरान कंप्यूटर तो आ गए थे, लेकिन उसमें उसका लिंकेज नहीं किया गया था कि कैसे जो है सॉफ्टवेयर डेवलप वगैरह किया जाए, कैसे उससे जो है जीआईएस का यूज़ किया जाए, ये नहीं हुआ था। उसके बाद पॉइनर टाइम आया, जिस टाइम में हमारे जो फादर्स कहे जाते हैं जीआईएस के, रोगर टॉमलिंसन, उनका समय आया। कब से कब? 1960 से 1975। और रोगर टॉमलिंसन फादर ऑफ जीआईएस कहे जाते हैं। वो लगभग किस पीरियड में आए थे? इसी पीरियड में आए थे 1968 में, है ना, 1968 के आसपास, है ना। तो इसी टाइम पीरियड में, इसलिए बोला जाता है कि ये जो पीरियड था, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंजेस जीआईएस के फंक्शनिंग वगैरह में, काम वगैरह करने में हुआ। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए, उस सॉफ्टवेयर्स को कॉमर्शियलाइजेशंस किया गया, मतलब बिजनेस के लिए यूज किए जाने लगे। वो कब किए जाने लगा? 1975 से 1990 के बीच में। उसके बाद यूजर प्रोलिफरेशंस किया गया। कब से कब तक? तो 1990 से 2010 तक। और अब जो है इसको ओपन सोर्स एक्सप्लोजन कर दिया गया, मतलब ओपन कर दिया गया कि हर कोई इंफॉर्मेशन अपना ले सकता है जीआईएस से, ताकि वो अपनी डेली यूजेज लाइफ में उसके जो है जो डाटा उसको मिलेगा, उससे वो अपना इंफॉर्मेशन ले सके, प्राप्त कर सके और उससे कुछ अपना अलग नया कुछ कर सके। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगले वीडियोज़ में आगे और भी चीज़ें हैं जो समझना है, जानना है। छोटी छोटी वीडियो से ये होता है कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से उसे समझ पाएंगे। मैं चाहूँ तो एक बार में ही, एक वीडियोज़ में ही पूरा जीआईएस ख़त्म कर सकता हूँ, बट आपको देखने में इरिटेशंस महसूस होगा, क्योंकि बीच बीच में आपको एक रिलैक्सेशंस ज़रूरी है ना। तो उस रिलैक्सेशंस के लिए जो है छोटे छोटे वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो जीआईएस जो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें अब हम लोग बात करेंगे कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो मेजर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। बट कुछ बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो कुछ बुक्स वगैरह में आपको 3 ही जो है कंपोनेंट देखने को मिलेगा। कौन कौन? डाटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बट मेजरली 5 कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि डाटा को इनपुट करने के लिए स्किल्ड पीपल की ज़रूरत होगा। अब डाटा जब इनपुट हो गया सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ तो प्रोसेस करेगा ना, तो मेथड्स भी ज़रूरी है। तो इसलिए मेथड्स और पीपल को भी जो है इंक्लूड किया जाता है। क्यों? ड्यू टू डाटा यानी इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेंगे, क्या ये कंपोनेंट किसी काम का रहेगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं। जब तक कोई डाटा इंफॉर्मेशन से नहीं रहेगा तब तक कैसे होगा? तो इन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जो है समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट के बारे में समझेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है इज ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है ऑन विच जीआईएस ऑपरेट्स, जिसपे जीआईएस का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होते हैं? ऑपरेट किए जाते हैं। टुडे जीआईएस सॉफ्टवेयर रन्स ऑन ए वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर टाइप। कई सारे हार्डवेयर टाइप्स हैं जिसपे जो है जीआईएस सॉफ्टवेयर रन्स करते हैं।
from centralized computer services to desktop computers used in stand alone और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमारा बात किया जाए हार्डवेयर की तो वो आ जाएगा मदरबोर्ड, प्रोसेसर, प्रिंटर, रैम, ग्राफिक्स, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, ये सभी जो है हमारे क्या होंगे, हार्डवेयर होंगे। वही सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो जीआईएस सॉफ्टवेयर जो है हमें फंक्शन और जो भी नीडेड टूल्स हैं उसको प्रोवाइड करता है, जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और जब फाइनली मैनिपुलेट करके ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशंस को डिस्प्लेस करने में क्या करता है, मदद करता है। कौन? तो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का की कंपोनेंट की बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर्स का जो की कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है टूल फॉर इनपुट एंड मैनिपुलेशंस ऑफ ग्राफिक इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको मैनिपुलेट करना और इनपुट करना टूल्स की मदद से, जो कि हार्डवेयर की मदद से है ना, कीबोर्ड की मदद से ना इनपुट करेंगे डाटा को। ऐसा तो नहीं है कि उसको जो है फूंक मार दिए और वो लिखा जाएगा, ऐसा तो नहीं है, आपको इनपुट करना पड़ेगा। फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। डीबीएमएस जो है दो तरीके का होता है, एक इंटीग्रेटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक होता है रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आईडीबीएमएस और आरडीबीएमएस। ये बुक वगैरह पढ़िएगा तो आपको इसके बारे में डिटेलिंग में समझ में आएगा। टूल्स दैट सपोर्ट जियोग्राफिक क्वेरीज एनालिसिस, ये भी जो है हमारा की जो है कंपोनेंट्स है सॉफ्टवेयर के। साथ ही साथ विजुअलाइज करने के लिए भी। उसके बाद अगला कंपोनेंट है ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी GUI फॉर इजी एक्सेस टू टूल्स। ये भी जो है हमारा सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है। मेजर जो सॉफ्टवेयर्स हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के वो है ILWIS, IDRISI, ArcGIS। ये जो है हमारे मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के। लेकिन कुछ GIS सॉफ्टवेयर वैसे हैं जो पेड हैं, कुछ वैसे हैं जो फ्री हैं। तो फ्री सॉफ्टवेयर्स में बात किया जाए तो QGIS, MapInfo, ये जो है आपके फ्री सॉफ्टवेयर है GIS के, यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। उसके बाद अब बात करते हैं डाटा यानी इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। तो जियोग्राफिक डाटा एंड रिलेटेड टेबुलर डाटा कैन बी कलेक्टेड इन हाउस, परचेज्ड फ्रॉम अ कॉमर्शियल डाटा प्रोवाइडर। जो कॉमर्शियल डाटा प्रोवाइड कर रहा है उससे भी जो है आप इंफॉर्मेशन को जो है प्राप्त कर सकते हैं। GIS विल इंटीग्रेट स्पेशियल डाटा विद अदर डाटा सोर्सेज। जो भी अदर डाटा सोर्सेज हैं उसके साथ जो है स्पेशियल डाटा को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है यानी कंबाइन करता है। यहाँ पे हमारे जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं यानी जो GIS डाटा होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, स्पेशियल डाटा, एट्रीब्यूट डाटा और मेटा डाटा। जो स्पेशियल डाटा और एट्रीब्यूट डाटा होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को जो है हम लोग क्या करते हैं, जियो रेफरेंस डाटा या जियो स्पेशियल डाटा कहा जाता है। ठीक है। बात किया जाए सोर्सेज की तो स्ट्रीट का डाटा, बिल्डिंग डाटा और वेजिटेशन का डाटा, इन तीनों को अगर कंबाइनली ऐड कर दिया जाए तो वो कहलाएगा इंटीग्रेटेड डाटा। क्या कहलाएगा? इंटीग्रेटेड डाटा जो है हमारा कहलाएगा। जो डाटा हम लोगों को मिलता है वो दो तरीके से मिलता है, एक होता है वेक्टर डाटा, एक होता है रास्टर डाटा। वेक्टर डाटा की बात किया जाए तो वेक्टर डाटा इज सिंपली XY कोऑर्डिनेट्स, जनरली दे आर एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वैल्यू, है ना। और वेक्टर डाटा प्रेजेंट्स एज पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन के फॉर्म में। वही रास्टर डाटा की बात किया जाए तो रास्टर डाटा को ग्रिड डाटा के नाम से जाना जाता है। इसमें एलिवेशन, स्लोप, पॉपुलेशन को जो है पता किया जाता है और ये एरियल फोटोग्राफ, सैटेलाइट इमेजनरी, डिजिटल पिक्चर्स और इवन स्कैन्ड मैप की मदद से जो है रास्टर डाटा को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे ये जो रास्टर डाटा है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 3D कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, यानी X, Y, Z तीनों जो है हमारा रास्टर डाटा में होगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेथड्स। मेथड जो है ये सक्सेसफुल GIS ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द वेल डिजाइंड प्लान एंड बिजनेस रूल्स विच आर द मेथड्स एंड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस यूनिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो भी डाटा हमें मिलते हैं, इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, उस इंफॉर्मेशंस को
प्रोसेस करने के लिए दो तरीके का मॉडलिंग हम लोग यूज करते हैं, है ना। जीआईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क विद टू फंडामेंटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिक मॉडल्स। कौन कौन से हैं? वेक्टर मॉडल्स और रास्टर डाटा मॉडल्स, है ना। वेक्टर डाटा मॉडल और रास्टर डाटा मॉडल, वही वेक्टर डाटा जो होता है उसी को जो है एनालाइज किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और रास्टर डाटा जो होता है उसी को एनालाइज किया जाता है। अब बात किया जाए जीआईएस की, तो जीआईएस जो है दो टर्म से मिलकर बनता है हमारा भाई। पहला टर्म हमारा बनता है मैप और दूसरा होता है डाटाबेस। मैप जो है दो तरीके से मैपिंग होते हैं, एक वेक्टर डाटा मॉडल की मदद से और रास्टर डाटा मॉडल की मदद से। वेक्टर डाटा मॉडल्स में हमारा क्या होता है, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन का यूज करके जो है किसी भी डाटा के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिए जाते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वही रास्टर डाटा में जो है ग्रिड सेल या सेल की मदद से हम लोग जो है बनाते हैं, या पिक्सेल्स भी यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो पिक्सेल्स, ठीक है। पिक्सेल्स के फॉर्म में जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमें एलिवेशंस, पॉपुलेशंस, स्लोप वगैरह जो है, डेंसिटी वगैरह जो है दिखाई देता है। उसके बाद मैप जो है कई बार ट्रायंगल के फॉर्म में भी जो है मैप बनाए जाते हैं। आप पहाड़ वगैरह को देखे होंगे कि कुछ इस तरीके से जो है पहाड़ को जो है दिखाए जाते हैं, तो ये जो है हमारा ट्रायंगल की मदद से होता है। जो डाटाबेस होते हैं वो टेबुलर फॉर्म में डाटाबेसेस जो है होते हैं, या तो रो के फॉर्म में होगा या तो कॉलम के फॉर्म में जो है हमारा डाटाबेस को जो है क्या किया जाता है, स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो अपना कंपोनेंट है जीआईएस का वो है पीपल। पीपल जो है जीआईएस टेक्नोलॉजी इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू विदाउट द पीपल। अगर लोग रहेंगे ही नहीं तो जीआईएस टेक्नोलॉजी का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि उसको यूज कौन करेगा यार। आपको सैटेलाइट बनाने के लिए भी आदमी की ज़रूरत है, सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के लिए भी जो है लोगों की ज़रूरत है, सैटेलाइट को ऑपरेट करने के लिए भी जो है लोगों की ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर्स के पास आएगा उसको देखने और समझने के लिए भी लोगों की ज़रूरत है। तो हर जगह आदमी की तो ज़रूरत है ही। जैसे आप अभी देखे होंगे, अभी एक बहुत ज़्यादा जोरों से शोरों से चल रहा है चैट जीपीटी, है ना। ये जो चैट जीपीटी है, लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी के आ जाने से आप जो है लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अरे यार, तो इसको चलाने के लिए, काम करने के लिए, इस पर इंफॉर्मेशन डालने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अपने से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा, अपने से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा, नहीं करेगा। इसको ऑपरेट करने के लिए भी जो है लोगों की ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, मानते हैं कि पहले इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत थी, तो अब 5 लोगों की ज़रूरत रहेगा, लेकिन लोगों के ज़रूरतें तो रहेंगे ना। इससे एडवांसमेंट आया था। इससे पहले आप देखो 2019 तक जो है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर बहुत सारे लोगों का टिप्पणी रहता था कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऑनलाइन पढ़ाता है, ऑनलाइन पढ़ाता है। बट 2020 में जब लॉकडाउन आया, है ना, लॉकडाउन लगा कोविड के कारण, तो अब देखो अभी जो है 2023 चल रहे हैं ना, अभी आपके 2023 चल रहे हैं, तो 2023 में ऑनलाइन का क्रेज है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि समय हर चीज़ में बदलाव चाहती है। आप अगर बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो वही चीज़ बोला गया है कि सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्लान बनाने के लिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को फेस कौन करता है भाई? हम लोग जैसे आदमी फेस करते हैं। मैंने वीडियोस बना दिया, वीडियोस नहीं लोगों को फेस करेगा क्या? वीडियो फेस करेगी क्या? वीडियो या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है एक माध्यम है अपनी बातों को आप तक पहुंचाना, है ना। क्योंकि फिजिकली रूप से आपके पास हम प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो है आपको ऑनलाइन में आपको माध्यम से पढ़ा रहा हूं। तो ये चीजें हैं। GIS users range from technical specialists who design and maintain the system to those who use it to help them perform their everyday work। तो ये सारे जो है काम करता है यूजर्स। तो यूजर्स के बिना और जो पीपल है यानी लोग हैं, उसके बिना GIS कुछ नहीं है यार।
कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कितना बड़ा से बड़ा टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, बिना आदमी के कुछ नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो गए हैं उस चीज को, टेक्नोलॉजी को आने के कारण से, बट उस टेक्नोलॉजी को भी ऑपरेट करने के लिए लोगों की जरूरत है। हाँ, पहले अनस्किल्ड लोग जो है काम करते थे, अब स्किल्ड लोग इसके पीछे काम करेंगे। यानी एजुकेशन मैटर एवरीवेयर। अगर आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, तो आप अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज आप अच्छा नहीं कर पाओगे। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है चैट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। तो डियर, अब हम लोग जो है जीआईएस के 100 जो यूजेज थे, मतलब एप्लीकेशंस कर सकते हैं, यूजेज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो हम लोग यूज़ करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बाकी और भी डिटेल में जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगा एप्लीकेशंस, उसको जो है डिटेल में हम लोग जो है समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस की बात किया जाए तो एज ए टूल्स टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, अर्बन प्लानिंग में हेल्प करता है। अर्बन प्लानिंग में आप यहाँ पे स्मार्ट सिटी में भी कर सकते हैं ना, स्मार्ट सिटी का प्लान बनाने के लिए यूज किया जाता है। या आप यहाँ पे कर सकते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जितनी भी पॉलिसीज हैं या बनते हैं, उन सभी में 99% जो है पॉलिसीज़ में जो है हमारा जीआईएस का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमें एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जब तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जब तक कोई काम वगैरह जो है सही से नहीं होगा। तो काम करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास होना चाहिए, तभी जो है हम उसके से रिलेटेड अच्छा वर्क कर सकते हैं। हजार्ड एनालिसिस, नेविगेशन के लिए जैसे आर्क जीआईएस हो गया, या फिर नेविगेशंस के लिए आप कर सकते हो जीपीएस कर सकते हो, है ना, जीपीएस का भी यूज किया जाता है। या अपना इंडिया में नाविक का यूज किया जाता है ना। नाविक को ही जो है पहले बोला जाता था IRNSS, है ना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो आप हमें चैट बॉक्स में बताना कि नाविक का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि नाविक का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद लैंड सर्वे के लिए, जिसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का यूज करते हुए जो है लैंड सर्वे किया जाता है, उसमें भी जीआईएस की रिक्वायरमेंट होती है। 3 डायमेंशनल डिस्प्ले जियोग्राफिक फीचर्स लाइक सॉइल, रॉक, सेस्मिक इंफॉर्मेशन, इन सभी के लिए भी जीआईएस की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत पड़ती है। टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, है ना, कि कहाँ पे घूमने लायक जगह है, वहाँ पे किस सीजन में जाएं, किस वेदर कंडीशन में जाएं ताकि घूमने में हमें अच्छा लगेगा, इन सभी के बारे में बताता है। वर्ल्ड वाइड अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में हेल्प करता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी जो है जीआईएस क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। उसके साथ ही जो है हमारा क्या बेनिफिट होता है जीआईएस का, तो पहला जो है हमें एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि कैसे डाटा को जो है विजुअलाइज करें आसानी तरीके से और उसको समझ सकें। फिर हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा को जो है देता है, उसको कंबाइन करने की भी जो एबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ स्पेशियल डाटा को कैसे परफॉर्म किया जाए, कैसे एनालाइज किया जाए, उसके बारे में बताता है। साथ ही साथ हमें मैप क्रिएशंस में भी जो है हेल्प करता है। मेजर प्रोग्राम की बात किया जाए जीआईएस का, तो एजराइलेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, है ना, जो महत्वाकांक्षी प्रोग्राम में होती हैं, वो इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, माइनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, तो इन सभी में जो है हमारा जीआईएस का यूजेज होते हैं। तो ये जो जीआईएस की यूजेज के बारे में मैंने बताया, ये सिर्फ जीआईएस के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपके थे, है ना, जो 3 वीडियोस मैंने जीआईएस के बारे में बात की है। अब इनमें जो भी इनके कंपोनेंट्स हैं, जो भी डाटा मॉडल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जो ओवरव्यू मैंने आपको दिखाया, बताया, इन ओवरव्यू को अब डिटेल में हम लोग समझेंगे। जैसे रास्टर डाटा मॉडल क्या है, कैसे वर्क करता है ना, वेक्टर डाटा मॉडल क्या है, कैसे वर्क करता है,
कैसे रास्टर डाटा मॉडल से मतलब कैसे रास्टर डाटा को वेक्टर डाटा में कन्वर्ट किया जाता है या लिंक किया जाता है, कैसे वेक्टर डाटा को रास्टर डाटा में लिंक किया जाता है। इन पॉइंट्स को जो है हम लोग आने वाले अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जीपीएस क्या होता है, नाविक क्या है, कब डेवलप किया गया था, है ना, जीएनएसएस क्या है, कैसे उसका टर्म आया, क्यों उसका यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में वन बाय वन लाइन बाय लाइन हम आपको समझाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ। अगर कोई डाउट्स रहता है चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। थैंक यू।